हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर पढ़ लिए। चैप्टर 1 जो था इंडस्ट्रियल का इंट्रोडक्शन और चैप्टर 2 ट्रेड यूनियन। उसके साथ हमने उसके PYQs भी डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन में हम मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन, फीचर्स, कॉजेज, इम्पैक्ट, उसके प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म, इंडस्ट्रियल एक्शंस एंड ग्रीवियंस हैंडलिंग। एंड एक टॉपिक है इंडस्ट्रियल ज्यूरिप्रूडेंस, जिसमें यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसको भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट खुद ही आप तोड़ के देखो, इसका मतलब है डिस्प्यूट एट अ वर्क प्लेस या फिर इंडस्ट्री में। अब डिस्प्यूट क्यों आया है? तो हमने याद करो फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था। जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई साथ में काम करते हैं एक वर्क प्लेस पे, तो कॉन्फ्लिक्ट होना क्या है? इनएविटेबल है, यानी नेचुरल है, होगा ही होगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट से क्या ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए या तो आप कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करो, या फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हम उसको सेटल करेंगे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट से दूर नहीं भागना है, उसको फेस करना है। तो हमारा जो ये चैप्टर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वो किसके बारे में? वो इसके बारे में, इसके बारे में। कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया दोनों के बीच में, अब उसको प्रिवेंट कैसे करें और उसको सेटल कैसे करें। ठीक है, पहले जानेंगे हम शुरुआत की कुछ स्लाइड्स में कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट के हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही होते हैं, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि कॉन्फ्लिक्ट को सस्टेन करने के लिए मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, अब मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में क्या होना चाहिए? कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, जो कि उसका मेन क्रक्स है। प्लस इसके अंदर क्या होना चाहिए? ये एक स्पेसिफिक मैटर के लिए होना चाहिए, यानी जो डिस्प्यूट जिसकी वजह से हुआ है वो एक स्पेसिफिक कंसर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एम्प्लॉय और मैं से बोल दूं कि यार मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में आके, पता नहीं क्या ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, ऐसे तो बेकार मन हो जाता है आके, सीनियर्स अच्छे नहीं हैं। ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं अब बस इस पे डिस्प्यूट करूंगी। स्पेसिफिक मैटर पे डिस्प्यूट होता है, जैसे कि यार मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, मैं 3 साल से एक ही पोस्ट पे हूँ, मेरे को वेजेस है ना, लिविंग वेजेस नहीं मिल रहे जितना मुझे कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन देने को तैयार है, मुझे यहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट सही नहीं मिल रहा, सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। तो जो मुद्दे होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? स्पेसिफिक होने चाहिए, जनरल नहीं होने चाहिए। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? ग्रुप मैटर का मतलब वो कलेक्टिव डिमांड होनी चाहिए, इंडिविजुअल डिमांड नहीं होनी चाहिए कि नहीं मुझे तो भाई एसी के बिना काम ही नहीं होता, तो फिर मेरा इस पे डिस्प्यूट आ गया। सब लोगों को फील होनी चाहिए वो नीड, तभी जाके वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बनेगी। तो इट इंक्लूड्स कॉन्फ्लिक्ट, इट इंक्लूड्स स्पेसिफिक मैटर एंड ग्रुप मैटर, देन ओनली इट इज कंसीडर्ड एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, तो ये मीनिंग में आपको लिखना है। अब इसके साइड ही हमारा क्या 3 फीचर्स भी हमने तैयार कर लिए, तो ये फीचर्स ही इसकी क्रक्स है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेफर्स टू डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई और बिटवीन एम्प्लॉइज देमसेल्फ रिगार्डिंग टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग कंडीशन और अदर वर्क रिलेटेड इश्यूज। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हमने लिया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ऑफ इंडिया, वही उठाइए, तो सबसे ऑथेंटिक डेफिनेशन है ये। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मींस एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन, अब इसमें ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ही नहीं है, बल्कि इसका स्कोप बढ़ा दिया इस डेफिनेशन में। क्यों? क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में भी जो डिस्प्यूट होता है वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में ही काउंट होता है। एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन में तो होता ही है, और बिटवीन एम्प्लॉयज के बीच में भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट काउंट होता है। ठीक है,
इट मे बी सेट टू डिसएग्रीमेंट और कंट्रोवर्सी बिटवीन मैनेजमेंट लेवल विद रिस्पेक्ट टू वेजेस हो गया, वर्किंग कंडीशन, अदर एम्प्लॉयमेंट मैटर्स। ठीक है, तो इससे हमें समझ के आ रहा है कि कुछ स्पेसिफिक मैटर्स है उनके ऊपर ही जो डिस्प्यूट्स होते हैं। अब फीचर्स में हमने 3 फीचर्स तो हमको साफ साफ पता है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ग्रुप हो गया और कैसा हो गया, स्पेसिफिक मैटर। ठीक है, और हमें और क्या फीचर होंगे कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशन होना दोनों के बीच में बहुत ज़रूरी है और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये 5 तो हमें ना भूलने ही नहीं है फीचर्स किसी भी हालत में। ये 5 कॉन्फ्लिक्ट, ग्रुप, स्पेसिफिक मैटर, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, अब और क्या याद करना है, इट इज़ अ लीगल इम्प्लीकेशन, इट हैज़ अ लीगल इम्प्लीकेशन, मतलब कि गवर्नमेंट ने इसके लिए लॉज या फिर प्रोविजंस निकाल रखे हैं जो गवर्न करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को। 4th, इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, इसका मतलब इसके बहुत सारे, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं और इसके मल्टीपल कॉजेज हैं, इसके मल्टीपल इम्प्लीकेशंस हैं। दैट मेक्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अ मल्टी डायमेंशनल डिसिप्लिन। ठीक है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट, स्पेसिफिक मैटर पे होता है, एंड डिमांड। अब ये 3 पॉइंट समझो, ठीक है, ये 3 पॉइंट थोड़े यूनिक है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने के लिए पहले आपको डिमांड मैनेजमेंट के पास रखनी पड़ेगी। इट मस्ट बी फर्स्ट रेज बिफोर द मैनेजमेंट एंड ओनली इफ दे रिजेक्ट इट देन ओनली इट इज कॉल्ड अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब मैं मैनेजमेंट के पास गई नहीं, मैंने खुद की प्रॉब्लम देख ली, मैंने ग्रुप को बता दिया कि ये प्रॉब्लम है और हम सबने अगले दिन स्ट्राइक पे आके बैठ गए, तो क्या ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा? नहीं, ये स्ट्राइक इवन इलीगल स्ट्राइक हो जाएगी। और सीवियरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज नोन ऑन द बेसिस ऑफ मैन डेज लॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट। और जो पार्टीज डिस्प्यूट में इन्वॉल्व होगी उनका क्या होगा? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में पार्टी हो सकती है। हमने कहा था कि इट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब इसके मल्टीपल सोर्स हैं या कॉजेज हैं। ठीक है, तो हम उन फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इसी एक इंडिविजुअल टॉपिक से यूपीएससी ने 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछ रखा है और इतना इजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब पहला सोर्स क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सोशल कॉज। अब बताओ कि सोशली कैसे डिस्प्यूट हो सकता है? जब भाई ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिमिनेट करना चालू कर दे, जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कल्चर बहुत एडवर्स हो, तब हम क्या बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इसकी वजह से हो सकता है। पॉलिटिकल कॉज क्या होता है? पॉलिटिकल कॉज जैसे कि भाई ट्रेड यूनियन बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड है। ठीक है, जब हर मैटर को, वर्कर्स के हर मैटर्स को, वर्कर की एनर्जी को क्या कर दिया जाए? पॉलिटिसाइज्ड कर दिया जाए। ठीक है, तब आता है जब गवर्नमेंट का कोई ऐसा लॉ है जो कि उनके अगेंस्ट है, तब ये डिस्प्यूट आ सकता है। और इकोनॉमिकल की बात कर लेते हैं। अब फिर व्हाट आर द कॉजेज, इकोनॉमिकल कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? सबसे तो मेन और सबसे इजी, सबसे कॉमन है वेजेस। अगर वेजेस है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी पे मुद्दा आ जाता है कि वो अगर एम्प्लॉयर अच्छी नहीं प्रोवाइड करा तो इस पे डिस्प्यूट आ जाता है। टेक्नोलॉजिकल, वी नो व्हाट आर द प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल रिलेशन फेस इज ऑटोमेशन। क्यों? इसकी वजह से रिक्रूटमेंट कम हो जाते हैं। वन ऑफ द मेजर सोर्सेज इज ऑटोमेशन। लीगल में, लीगल कंप्लायंस एम्प्लॉयर फुलफिल नहीं कर रहा, एक्ट बना हुआ है बट फिर भी उसके प्रोविजन ही फॉलो नहीं करता या फिर कंप्लाई नहीं करता, तो इसको हम बोल देंगे इट इज ए लीगल सोर्स। फिर है साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कॉज में क्या आएगा? जॉब डिससेटिस्फैक्शन है, जब आपको ढंग की आपकी स्किल कैपेबिलिटी के हिसाब से जॉब ना मिले। और इनडिसिप्लिन कि एम्प्लॉय की तरफ से डिस्प्यूट आ रहा है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट रह रहा है, मन लगा कि काम नहीं कर रहा, प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं आ रही और हर छोटी छोटी बात के लिए वो स्ट्राइक कर देते हैं, एक्शन ले लेते हैं, तो इसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होता है।
तो हमने कॉजेज पढ़ लिए ब्रीफ में, अब थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इकोनॉमिक कॉज की बात करें तो वेज डिमांड, वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड सोशल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब जब प्रॉफिट्स बहुत अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हो, ठीक है, तो इनइक्वालिटी आ जाती है और इससे क्या हो जाता है, एक डेप्रीवेशन का भाव आ जाता है, तो इसकी वजह से भी डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। अब सोशल कॉज की बात करें, हमने डिस्क्रिमिनेशन किया था, वर्क कल्चर किया था, कम्युनिटी का प्रेशर आता है कि डाइवर्सिटी है बट एक कम्युनिटी को कहीं ना कहीं डोमिनेट किया जाता है, तब भी सोशल डिस्प्यूट चालू हो जाता है या फिर आ जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल कॉज की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रॉम डिस्प्यूट स्टेमिंग फ्रॉम चेंजेस इन लेबर लॉज और रेगुलेशन, जब पॉजिटिव चेंज ना हुआ हो, रिफॉर्म्स नहीं लाए हो, तब भी डिस्प्यूट हो जाता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स ज़्यादा है, और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्यों आएंगे, बहुत बेसिक सा है कि जो मैनेजमेंट है वो क्या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, जबकि वर्कर्स सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो इसकी वजह से इन दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स, पता है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक केस स्टडी है। पहले आईटी हब जो हुआ करता था, आज कहाँ है, आज बेंगलोर में है, अब इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि गुड़गांव इमर्ज हो रहा है नया आईटी हब बन के, लेकिन पहले ये आईटी हब कोलकाता में थे। किसी को विश्वास ही नहीं होगा, कोलकाता में हमेशा हर टाइम जो पहला इनिशिएटिव आता था वो पहले कोलकाता से आता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, कोलकाता की इकोनॉमी इतनी सफ़र कर रही है, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू अ डेटा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बेगर्स हमें कोलकाता में पाए जाते हैं। हम आज भी देखते हैं कि जैसे आई लिव इन जयपुर, तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं वो वेस्ट बंगाल के माइग्रेंट्स होते हैं। तो ऐसा क्या हो गया, कोलकाता की इकोनॉमी इतनी फ्लरिश क्यों नहीं कर पा रही? इसका एक रीज़न है ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। वहाँ पे पहले जो इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, तो वहाँ पे उनको ना ढंग से सस्टेन नहीं कर पाई वो। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो ट्रेड यूनियन थी वो बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज थी, वो हर चीज़ में अगेंस्ट जाती थी इंडस्ट्रीज़ के, क्योंकि जो उनके मेंबर्स थे, जो कि वर्कर्स थे, वो वोट बैंक की तरह काम करते थे। और उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि हाँ ठीक है, फ्री फोकट में आपको ये दिला दो, वो दिला दो, ज़्यादा वेजेस कर दो, काम नहीं करना, ये नहीं करना, बेमतलब के वादे करवा दो। इसकी वजह से जो ट्रेड यूनियन थी वो बेमतलब हर छोटी छोटी बात के लिए स्ट्राइक्स पे चल जाती थी। इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो गई, उनको भारी लॉसेस झेलने पड़े। लेकिन और गवर्नमेंट भी ट्रेड यूनियन के साथ ही थी। इसकी वजह से इंडस्ट्रीज माइग्रेट कर गई टू अदर रीजन, जैसे बॉम्बे हो गया, अपना ये बेंगलोर हो गया, गुरुग्राम हो गया। तो इसकी वजह से कोलकाता की जो इकोनॉमी है वो सफ़र कर पाई। तो इतना मेजर इम्पैक्ट पड़ता है अगर ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स हो और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाए कि ये वर्कर्स के लिए खराब नहीं है बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए भी खराब है। साइकोलॉजिकल कॉजेज की बात कर लेते हैं, तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन, मैनेजमेंट का अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो उसकी वजह से भी डिस्प्यूट हो जाता है। कम्युनिकेशन गैप है, वो डिस्प्यूट सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। स्ट्रेस एंड एंजाइटी ड्यू टू हाई वर्कलोड, जैसे रहा ना, ड्यू टू वर्कलोड, और जॉब इनसिक्योरिटी ड्यू टू वर्कलोड, या फिर वर्कर ना बर्न आउट हो जाता है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अभी मुझे याद आया कि ऑस्ट्रेलिया में ना एक एक्ट आया है जिसको बोलते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट। राइट टू डिस्कनेक्ट में ऐसा होता है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक एम्प्लॉय है जिसकी जॉब है 9 to 5, वो अपनी जॉब ख़त्म करता है, घर पे जाता है, और उसको फिर घर पे जाके 7-8 बजे तक ऐसे मेल आता है कि ये पीपीटी कंप्लीट करो, अर्जेंट है, ये कॉल उठाओ, इसमें ये काम करना है। अगर वो एम्प्लॉय ये कॉल नहीं उठाता है तो उसको नेक्स्ट डे जाके बहुत से डांट सुननी पड़ती है, या फिर इन एक्सट्रीम केसेस उसको निकाल भी दिया जाता है। तो राइट टू डिस्कनेक्ट क्या बोलता है कि आफ्टर सर्विंग माई जॉब आवर्स, अगर मुझे कोई बाद में कॉल आता है किसी काम के लिए या फिर मेल आता है, तो मैं
तो मेरे पास एक राइट है कि मैं उसका रिप्लाई नहीं दूं और अगले दिन जाके मुझ पे कोई भी चिल्लाए ना, मुझे कोई नौकरी से ना निकाले और मुझे मेरा कोई प्रमोशन या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे ना झेलना पड़े, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड राइट टू डिस्कनेक्ट। तो ये किसके लिए लेके आए हैं? वर्कर बर्नआउट के लिए, ताकि वर्कर ना स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो। स्ट्रेस एंड एंजाइटी कम होगा तो क्या होगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट डिक्रीज हो जाएंगे। तो दिस इज अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। मैंने अभी बता दिया, ये स्लाइड में इंक्लूडेड नहीं है, बहुत नया इनिशिएटिव है, तो आप प्रिवेंटिव मैकेनिज्म में इसको लिख सकते हो। क्योंकि ये चीज इंडिया में नहीं है, ये एक सजेशन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में है, तो आप जब वे फॉरवर्ड लिखोगे तो आप इसको भी लिख सकते हो। टेक्नोलॉजिकल कॉजेज पे जब हमने पढ़ा था, हमने देखा था ऑटोमेशन इज वन ऑफ द कॉज पे स्किल मिसमैच होती है। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी ना एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट बहुत सीसीडी है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्पिटिटिव है, डायनामिक है। उसके हिसाब से अगर आप स्किल्स अपडेट नहीं करते हो तो एम्प्लॉयर वोंट टेक यू इन अ सेकंड टू फायर यू। चेंजेस इन द वर्क प्रोसेस, टेक्नोलॉजिकल सर्विलियंस, अब हर तरफ कैमरा है, हर तरफ मॉनिटर है, तो प्रिवेसी कंसर्न आ जाता है, तो इससे भी एम्प्लॉय इरिटेट हो जाता है। लीगल कॉजेज में हमने पढ़ा था नॉन कंप्लायंस विद द लेबर लॉज, कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय दोनों में से कोई भी मानने से मना कर दे तो भी क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है। ओवर देयर राइट्स, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द एम्प्लॉयज। इनडिसिप्लिन कॉजेज में क्या पढ़ा था कि रूल्स का वायलेशन होता है, एब्सेंटिज्म, अब्यूज, यूनियन एक्शंस। तो ये सारी चीजें ना कुछ एम्प्लॉयर की है, कुछ एम्प्लॉयज की भी गलतियां हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑथेंटिक डेटा है कि इनडिसिप्लिन एंड वायलेंस कॉजेज 35% स्ट्राइक एंड लॉकआउट एंड 19% कॉजेज थ्रू वेजेस रिलेटेड इश्यूज। तो गलती भाई एम्प्लॉयज की भी है जितनी एम्प्लॉयर की है इन कॉजिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो जब सोल्यूशन होगा तो वो दोनों को ही आपस में बात करके जो निकालेंगे वही बेस्ट सोल्यूशन होगा। अगर कोई थर्ड पार्टी आती है उससे भी सोल्यूशन निकलता है, लेकिन उसको बोलते हैं कि इट इज द सोल्यूशन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो बेटर ये है कि दोनों आपस में बात करके निपटा लें। PYQs की बात करते हैं। इसमें डायरेक्ट 10 मार्क्स में शॉर्ट नोट पूछा है, सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आप बता सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको चारों की चारों या 3-3 पॉइंट जितने भी लिखे हुए थे वो सारे याद करने हैं। आप 1 या 2 पॉइंट भी उठा के लिख दोगे तो वो भी इनफ हो जाएगा। 1998 में पूछा है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट इन इंडिया एंड व्हाट आर द एफर्ट्स डन टिल डेट टू रिजॉल्व देम। ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। 2001 में भी सेम पूछा है, कॉज पूछ लिया एंड द रोल ऑफ द स्टेट पूछ लिया। 19 में कॉज पूछ लिया एंड एक्सप्लेन द स्टेप टेकन फॉर प्रिवेंटिंग एंड सेटलिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोर्सेज पढ़ने से इतने सारे क्वेश्चन आपके अपने आप सॉल्व हो जाएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हम एवरीडे लाइफ में भी देखते हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा था इट इज मल्टी डायमेंशनल, इसके मल्टीपल कॉजेज हैं और इसके मल्टीपल इम्पैक्ट भी है। तो इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। तो सम आर पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड सम आर नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, सोशली हो सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, तीनों डायमेंशनल के बारे में बात करेंगे। सोशल कैसे? जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सोशली कैसे अच्छा हो सकता है, इसकी वजह से ना एम्प्लॉयज का स्टेटस एम्प्लॉयर के स्टेटस से इक्वल आ जाता है, उनकी डिमांड्स फुलफिल हो जाती है, तो एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट हो जाता है, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनकी जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग देयर राइट्स वो बढ़ जाती है, ठीक है, एजुकेशन बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ेगी, अच्छी होगी, तो उनका वेलफेयर, उनकी प्रोटेक्शन सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। अगर पॉलिटिकल बात करें तो पॉलिटिसाइजेशन कम हो जाएगा, ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट अच्छे रिफॉर्म्स लेके आएगी उनके लिए, पॉलिसी इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि ऐसी पॉलिसी बनाए जो एम्प्लॉयज और इकोनॉमी दोनों के लिए बेनिफिट हो। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट में सबसे वेज जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगी। और एक चीज है इनोवेशन भी आएगा। क्यों?
क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब चाहो ना डिस्प्यूट नहीं होते बिल्कुल भी, तो वहाँ कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, वहाँ पे बहुत टफ स्ट्रक्चर हो जाता है, एक बहुत ऐसा स्ट्रक्चर जो चेंज ना हुआ हो, बहुत मोनोटोनस हो जाता है, लोगों की जो इनइक्वालिटी इंक्रीज हो जाती है कि जिनके पास पावर है बस वही पावरफुल रहेंगे, नीचे वालों को कभी ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसके लिए अगर डिस्प्यूट होते हैं तो इकोनॉमिकली, जैसे अब एम्प्लॉयज़ की डिमांड है कि हमको ना प्रमोशन नहीं दिया जाता, हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट में सीट ही नहीं मिलती, तो अगर डिस्प्यूट होने के बाद अगर उन्हें सीट मिलने लग गई तो न्यू आइडियाज़ भी आएंगे उनके साथ साथ, तो फिर उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन वो हो जाएगी ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी इजीली अडेप्टेबल टू चेंजेस। ठीक है, तो ये फ़ायदे होते हैं अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने में। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयर, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा भार एम्प्लॉयर को झेलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भाई एक तो उसकी प्रोडक्टिविटी, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू सस्टेन, वही कम हो गया, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, उसका जो इमेज है इन सोसाइटी वो डिक्रीज हो जाती है। एम्प्लॉय का सोचो कि एम्प्लॉय पे क्या नेगेटिव फर्क पड़ेगा। एम्प्लॉय की भाई अगर कोई डेली वेज वर्कर है तो उसके तो बहुत आफत आ गई। क्यों? क्योंकि उसकी तो रोजाना का जॉब लॉस हो रहा है, रोजाना का वेज लॉस हो रहा है, लोगों की इनसिक्योरिटी आ जाती है कि वापस कंपनी हमें लेगी या नहीं लेगी, फिर उनको डर लग जाता है कि कंपनी क्या हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करेगी जैसे पहले करती थी। ठीक है, सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी पे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कॉमन पीपल भी सफ़र करता है इनकी स्ट्राइक्स में। उनके जो एक तो अगर प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस, तो इन्फ्लेशन कॉज हो जाता है। ठीक है, तो हम एक एक को डिटेल में पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें, पॉलिटिकल में लेबर लॉज गवर्नमेंट अच्छे कर देती है, पॉलिसी रिफॉर्म्स आते हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस हो जाती है, प्लस इट प्रमोट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। वाई? आपको अगली बार से कोई भी डिसीजन आएगा तो दोनों को इन्वॉल्व किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी इन डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो बेटर वेजेस तो है ही, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, एनकरेजमेंट ऑफ इनोवेशन, वी हैव डन दिस टॉपिक, बूस्ट इन लोकल इकोनॉमीज। जैसे अगर एम्प्लॉय का कॉम्पनसेशन इंक्रीज होगा तो ये एक रिपल इफेक्ट देगा कि अब कॉम्पनसेशन अच्छा हो गया, उसकी परचेजिंग पावर अच्छी हो गई तो वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगा, उसकी वजह से जो लोकल इकोनॉमी है वो फ्लरिश करेगी। ठीक है, दिस इज हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो सोशल जस्टिस आएगा, कम्युनिटी बॉन्ड इंक्रीज होगा, सॉलिडारिटी बिटवीन एम्प्लॉयज इंक्रीज होगी, हार्मनी इंक्रीज होगी, अवेयरनेस अमंग दी वर्कर, अवेयरनेस ऑफ वर्कर्स राइट एंड इम्प्रूव लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। लेकिन साथ ही इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन पॉजिटिव इम्प्लीकेशन भी है। ठीक है, तो इट इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? लॉस ऑफ इनकम टू एम्प्लॉयज, जॉब इनसिक्योरिटी है, स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, रिड्यूस करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। पता है क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा पाया जाता है कि ये ना स्ट्राइक में इन्वॉल्व था तो उसकी मार्केट में इमेज कम हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट जो कंपनी है वो ऐसा ट्राई करती है कि ये एम्प्लॉयज़ को हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ना दें, तो उसकी तो एक प्रोफाइल पे एक काला धब्बा सा लग जाता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल स्ट्राइक से ये नुकसान होता है। फिर वर्क प्लेस हॉस्टिलिटी फेस उसको करनी पड़ती है। ठीक है, अगर डिमांड मान ली, पर क्या हो कि अगर मैनेजमेंट ही उससे ढंग से व्यवहार नहीं करे, उसको ऐसे बेकार तरीके से ट्रीट करे या डिस्क्रिमिनेट करे। फॉर एग्जाम्पल कि ए और बी दो एम्प्लॉयज़ हैं, अब ए जो था वो इन्वॉल्व था स्ट्राइक्स में और मैनेजमेंट को पता है कि भाई इसने ये ऑर्गेनाइज कराई है मीटिंग्स और ये तो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेंट था, जबकि बी एक नॉर्मल इंसान जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो जब प्रमोशन की बात आएगी तो डिस्पाइट दोनों की कैपेबिलिटी सेम है, बी को ही प्रमोशन मिलेगा। तो ये मैनेजमेंट की हॉस्टिलिटी होती है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स पे बात कर लेते, प्रोडक्टिविटी का लॉस होएगा,
और कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, डैमेज टू रेप्यूटेशन, फेस वायलेंस, हमने ये केसेस में देखे थे को पढ़ा था, और डिटोरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। सोसाइटी में बोलते हैं, सोसाइटी में क्या होगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अभी हमने जब पॉजिटिव पढ़ा था, जब एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ जाती है तो लोकल इकोनॉमीज फ्लरिश करती है, ठीक है। अब जब एम्प्लॉयज की सैलरी है ही नहीं, उसको जॉब से ही निकाल दिया, तो क्या लोकल इकोनॉमी फ्लरिश करेगी? नहीं करेगी। तो ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लाता है, अनएम्प्लॉयमेंट लाता है, सोशल अनरेस्ट, डिस्ट्रप्शन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि असेंशियल पब्लिक सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, ये सफ़र करती है बहुत ज़्यादा। डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि इमेज ही खराब हो जाती है। इमेज खराब हो जाएगी तो बाहर के इन्वेस्टर्स भी डरते हैं कि अब हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें नहीं करें। तो इसीलिए ना कोलकाता की जो इंडस्ट्री है ना वो खराब हुई थी, क्योंकि बाहर के लोगों ने भी देखा कि आए दिन तो यहाँ स्ट्राइक होती रहती है। तो इसीलिए पूरी सोसाइटी, पूरी इकोनॉमी सफ़र करती है उनकी वजह से। वीकेंड सोशल कोहेजन, तो ये हमने पढ़ लिया इम्पैक्ट तक, ठीक है। ये बेसिक है तुम्हारा, ये तुमको अच्छे से याद होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव मशीनरी। अब हमने पढ़ा था या तो डिस्प्यूट को प्रिवेंट कर लो या हो गया तो सेटल कर लो, पर प्रिवेंशन ना बहुत प्रेफरेबल होता है। क्यों होता है? ये तो कॉमन सेंस है यार, कि हम डिस्प्यूट की मार क्यों ही झेलें जब हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जब हम अपनी कॉस्ट सेव कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है ना कि हम ऑलरेडी प्रिवेंट करके चले चीज़ों को। तो there are many mechanism through which we can prevent the dispute. कुछ मैकेनिज्म लीगल है और कुछ थोड़े मॉरल टाइप है। मॉरल की बात करें तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अब कहाँ पढ़ रखे हैं सोचो? ये हमने पढ़ रखे हैं चैप्टर 1 असेंशियल्स ऑफ IR, जैसे कि कुछ कलेक्टिव बार्गेनिंग, WPM, याद है? कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वर्कर पार्टिसिपेशन, आप ट्रेनिंग दो, आप HRM पे फोकस करो। ये सारे हमने पढ़ रखे थे। अब हम कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में ऐसे मैकेनिज्म जो कि हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में दे रखे हैं, हमारे कुछ फैक्ट्रीज एक्ट में जो प्रोविजंस दे रखे हैं, जो गवर्नमेंट खुद अलग नोटिफिकेशन से निकालती है, वो प्रोविजंस हम इनमें पढ़ेंगे। तो पहला है कोड ऑफ डिसिप्लिन, स्टैंडिंग ऑर्डर, मॉडल ग्रीवियंस कोड, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। लेबर वेलफेयर ऑफिसर, वर्क कमिटी, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी, जॉइंट मैनेजमेंट कमिटी। स्टार्ट करते हैं कोड ऑफ डिसिप्लिन से। कोड ऑफ डिसिप्लिन एक, ये क्या होता है? एक मॉरल कंडक्ट होता है, मॉरल कोड होता है। इसका मतलब दे आर वॉलेंट्री गाइडलाइंस होती है जिसपे दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों एक अग्री कर लेते हैं कि हम ये चीज़ें फॉलो करेंगे और ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे। एक रूल्स बना लेते हैं दोनों आपस में मिलके, ठीक है। इसको बोलते हैं कोड ऑफ डिसिप्लिन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि एम्प्लॉयर चाहता है कि अब जो हमारी जो वेकेंट सीट है वो हम कैसे फिल करें, वो हम बाहर के एम्प्लॉयज़ को लेके आए और फिर फिल करें। जबकि एम्प्लॉयज़ की डिमांड है कि यार जो ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट है वो आप हमसे ही फिल करो ना, हमें प्रमोट करो, हमें ट्रांसफ़र करो। इसको बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। जबकि एम्प्लॉयर क्या चाहता है? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक है। उसकी वजह से उसको क्या है कि उसको फ्रेश टैलेंट मिलेगा और यही चीज़ें। और इंटरनल में क्या चाहते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्रमोशन मिल जाए। तो इन दोनों को लेकर इनमें डिस्प्यूट हो गया। तो इन्होंने सोचा कि चलो अब हम एक ऐसी पॉलिसी फ्रेम करते हैं, ऐसा कोड बनाते हैं जिसमें हम बोलेंगे कि 60% हम इंटरनली फुलफिल करेंगे और 40% हम आउटसाइड बाहर से लोग लेके आएंगे, ठीक है। तो हम एक ऐसा डिसिप्लिन बनाते हैं कि ये अब से फॉलो होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? डिस्प्यूट होगा ही नहीं। पहले से ही सबको पता है कि 60% तो हम खुद आएंगे, 40% बाहर से आएंगे। तो अब किसी पे कोई ना ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि जब ये पॉलिसी बनी थी तो दोनों ने अपनी कंसेंट दी थी। तो दिस इज कॉल्ड कोड ऑफ डिसिप्लिन।
तो ये क्या प्रिवेंटिव मैकेनिज्म हुआ? ऑफ कोर्स। तो कोड ऑफ डिसिप्लिन इज सेट ऑफ वॉलंटरी गाइडलाइंस अग्रीड बाय एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ट्रेड यूनियन। इंडस्ट्रियल पीस रहेगी, हार्मनी रहेगी, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स एंड ड्यूटीज, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये पॉइंट्स आप कहीं भी सब में चेप सकते हो। अब आ जाती है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर को याद से पढ़ना क्योंकि इस पे 2018 में डेडिकेटेड क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने 10 मार्क्स में। तो स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है पहले, उसमें एक चीज होती है स्टैंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या लिखा होता है? इसमें ऑर्गेनाइजेशन के सारे रूल्स लिखे होते हैं, सारे जो भी आपको फॉलो करना होगा कंपल्सरीली, जैसे कि इतने घंटे आपको काम करना पड़ेगा, आपको इतनी लीव्स मिलेगी, आपको अगर आपने छुट्टी करी तो आपके इतने पैसे कटेंगे, आपके वेजेस हम इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, हम अगर इस केसेस में कंपनी आपको निकाल सकती है, आपका प्रमोशन इतने टाइम बाद ही होगा, आपको ये पेपर कोई क्वालिफाई करना होगा। तो ये सारी चीजें स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई होती है जो कि एम्प्लॉय को साइन करना पड़ता है टू एंटर इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर फिर तो इस चीज से क्या होता है कि इस चीज से इन चीजों पे जो लिस्ट दे रखी है उन चीजों पे डिस्प्यूट नहीं होता, क्योंकि एम्प्लॉय को पता होता है कि हाँ ये चीज सबके लिए सेम है और सबको माननी पड़ेगी, और ये भी ठीक है। और एम्प्लॉय के पास भी रिटर्न अग्रीमेंट रहता है, तो दोनों की दोनों चीज से बाइंडिंग रहते हैं। अब सवाल ये आता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर ऐसा है कि भाई डिस्प्यूट इतना रिजॉल्व कर रहा है तो दोनों के बीच में कंसेंट से बनाया गया होगा, पर कैसे बनाएगा? एम्प्लॉय तो अभी आया ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऐसे बनता है कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर है इसको एम्प्लॉयर को साइन कराना होता है किसी थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। कौन होता है? ये होता है हमारा लेबर कमिश्नर। लेबर कमिश्नर जाके साइन करता है, देखता है और फिर उसको बोलता है कि ठीक है, ये ठीक है। तो एम्प्लॉयज अब उसको साइन करना पड़ता है और ये चीज पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो जाती है। तो क्या ये प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है? हाँ है, यही है स्टैंडिंग ऑर्डर। तो हम देख लेते हैं। इट इज रेफर्स टू रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न्स द वर्किंग कंडीशन, डिसिप्लिन एंड कंडक्ट ऑफ एम्प्लॉयज। They defines the term and employment, duties and responsibility of both employers and employees. Employers भी अपनी discretionary power नहीं लगा सकते और employees भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते, ठीक है। It helps in ensuring the smooth functioning. ये लाइन आप हर किसी में लिख सकते हो। अब की एस्पेक्ट देख लेते हैं। Scope, application to all employees. कोई भी इससे ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं ये तो ए एम्प्लॉय पे अप्लाई होगा पर बी पे नहीं होगा, सब पे होगा। कंटेंट, वर्क, अटेंडेंस, लीव रूल, डिसिप्लिन, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हर चीज पे इस पे लिखा हुआ होगा ताकि इन चीजों पे डिस्प्यूट ना हो। हमने पढ़ा था कि वेजेस पे होता है सबसे ज्यादा 19%, अटेंडेंस में होता है सबसे ज्यादा, अटेंडेंस में होता था सबसे ज्यादा 35% अप्रॉक्स। तो जब हमने यही ऑलरेडी सेट कर दिया तो फिर डिस्प्यूट ही हम क्या कर रहे हैं? अवॉइड कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। सर्टिफिकेशन लेबर कमिश्नर से इंपॉर्टेंट है एंड इट बिकम कंपल्सरी इफ यू आर एम्प्लॉइंग मोर देन 100 वर्कर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या एक बार स्टैंडिंग ऑर्डर बना दिया तो बना दिया? नहीं, इसको आपको चेंज करना पड़ता है, अमेंड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। नया लॉ आया है तो आपको उसको इनकलकेट करना पड़ेगा उसमें, तभी वो एक ऐसा डिसिप्लिन बनेगा जिसको हर कोई फॉलो कर पाएगा। इंपॉर्टेंस इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, हमें पता है कि इट सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। अब थर्ड प्रिवेंटिव मैकेनिज्म की बात करते हैं, लेबर वेलफेयर ऑफिसर के बारे में। अब ये ऑफिसर है यानी एक सिंगल पर्सन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ लेबर वेलफेयर, ये देखने के लिए कि क्या जो अग्रीमेंट हुआ है वो ढंग से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, कोई लेबर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लीगल कंप्लायंसेस है वो ढंग से फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें किसका काम है? लेबर वेलफेयर ऑफिसर का देखने का काम है।
ठीक है। तो इट comes under the Factories Act to ensure the welfare and well-being of employees. The role is to oversee the implementation, and by acting as a mediator, it helps in preventing the dispute and maintain the harmonious relations. ठीक है। अब वर्क कमिटी की बात करते हैं। पहले एक ऑफिसर था, अब क्या है, एक कमिटी। कमिटी में मेंबर्स होते हैं। तो एक, अब ये प्रिवेंटिव है, तो ध्यान लगाना और दिमाग में कि कमिटी है तो इस कमिटी में मेंबर्स में दोनों शामिल हो गए, एक तो एम्प्लॉयर भी होगा और एम्प्लॉय भी होगा। ठीक है। तो एक ऐसी कमिटी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव हो फ्रॉम मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टू एड्रेस द डे टू डे इश्यूज एंड ग्रीवियंसेस। अगर वो दोनों ही मिलके आपस में बात कर लेंगे इसके थ्रू, तो क्या हमारा डिस्प्यूट प्रिवेंट हो जाएगा? हो जाएगा। और ये किसके अंदर मेंशन है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर मेंशन है कि जहाँ पे भी 100 से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे वर्क कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना कंपलसरी है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये कमिटीज होती हैं। अब ग्रीवियंस एड्रेसल कमिटी, ये भी सेम ही कमिटी है, बस ये क्या करती है, एड्रेसेस इंडिविजुअल ग्रीवियंसेस ऑफ एम्प्लॉइज। ये एम्प्लॉयज या ट्रेड यूनियन की कमिटीज होती है। ठीक है। ये देखती है कि यार इनको ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर करती है सोल्यूशन। तो इट कम्स अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड इट इज कंपल्सरी वेयर मोर देन 20 वर्कर्स आर एम्प्लॉइंग। तो अब हम पढ़ते हैं जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल के बारे में। तो ये भी जॉइंट मैनेजमेंट ही है। तो एक ऐसी काउंसिल जिसमें दोनों रिप्रेजेंटेटिव हो, मैनेजमेंट भी और एम्प्लॉइज भी, इन व्हाट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट को इंश्योर करती है। ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारे जो डिस्प्यूट है वो प्रिवेंट हो सकते हैं। बाकी नीचे वही सेम कहानी लिखी हुई है। अब हमें चाहिए कि वाई प्रिवेंशन। तो इसका बहुत इजी आंसर है, क्योंकि इट अवॉइड्स डिसरप्शन, it saves the cost of both employees and employers, it boosts morale, satisfaction आता है, कोई discrimination नहीं होता, it maintains the good relation between both of them, it protects the reputation of employers and promote growth by, क्योंकि productivity hamper नहीं होती, प्रोडक्टिविटी चलती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी इंक्रीज होता है, लोकल इकोनॉमी सफर नहीं करती। ठीक है। अब आगे हम PYQ देख लेते हैं। 2000 में पूछा है कि मशीनरी फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। प्रिवेंशन हम कर लेंगे, हमने देख लिया, इतनी सारी मशीनरीज देख ली। सेटलमेंट हम अपने कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और 2018 में बताता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर पे पूरा डेडिकेटेड क्वेश्चन आया है। अब ना सिर्फ प्रिवेंशन का एक ही क्वेश्चन आया, एक दो बहुत सारे क्वेश्चन आए, पर वो सारे की सारे इसमें आए, तो मैंने उसको नेक्स्ट वाले टॉपिक में ऐड कर दिया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ऑलमोस्ट बार बार यूपीएससी ना 5-6 बार ऑलमोस्ट पूछ लिया यूपीएससी ने इसी टॉपिक से। तो आज हमने ये सब पढ़ा। आई होप कि आप इसको रिवाइज करो, उसको देखो, तभी नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ, वरना आगे जाके ना कुछ समझ नहीं आएगा, इतना रिलेटेड नहीं होगा। तो थैंक यू।